इसमें गलत क्या है बताओ? थोड़ी सी भी गलतियां बताओ। अगर अशोक सही हैं, सही थे, तो फिर पुष्यमित्र संघ गलत कैसे हो सकते हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, सुना था उन यूट्यूब पे। कोई डॉक्टर रतनलाल हैं, ये आपका वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने संदर्भ था इसका भारत से बौद्ध धर्म के पतन का। हालांकि ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। भारत में बौद्ध धर्म है और बहुत अच्छी तरह से है, और बहुत ही आजकल तो बौद्ध धर्म के लोग जो न्यू बुद्धिस्ट हैं वो बहुत ही प्रक्रियावादी हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। चलो उसका तो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि सही क्या है और गलत क्या है। और रतनलाल प्रोफेसर एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो तीन भाषणों का संदर्भ दिया है और कहा है कि ब्राह्मण ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण रहा है भारत में। उन्होंने पुष्यमित्र संघ का हवाला दिया। पुष्यमित्र संघ वो हैं जो भारत में मौर्यों के बाद संघ वंश की स्थापना की थी। 185 ईस्वी की बात है, 150 ईस्वी पूर्व की बात है, जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र संघ ने की थी और संघ वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि पुष्यमित्र संघ ने भारत में फिर से ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया, बौद्ध मठ को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, बौद्ध स्तूप उजाड़े, सब कुछ कर दिया ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए। ब्राह्मण धर्म से मेरा मतलब है सनातन धर्म की। लेकिन साथियों, अगर ये सच है तो अब आप बताइए कि अशोक ने क्या किया था? अशोक राजा बने, अशोक को एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था। उनका जो कुछ भी क्या हुआ था, मौर्य वंश को जो भारत में एक अखिल भारतीय सत्ता मिली थी, वो शुरू से चल रही थी। वो परंपरा थी मगध परंपरा, जिसमें 600 ईस्वी पूर्व जब बुद्ध शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे या पैदा शायद हो गए थे, उस समय हर्जक वंश के राजा जो थे, उनका नाम बिंबिसार था। उन्होंने बिंबिसार उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का सपना देखा था, जो उनके वंश से चलता हुआ हर्जक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद फिर नंद वंश और फिर आया मौर्य वंश तक। और मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के निर्देशन में जब सेल्यूकस को मार के भगाया पश्चिमी प्रांत से, तब पूरे भारत को एक अखिल भारतीय साम्राज्य मिला। तो वो पूरा साम्राज्य अशोक को विरासत मिला था। उन्होंने उसमें एक इंच जमीन उन्होंने नहीं जोड़ी थी। कलिंग की लड़ाई की, कलिंग की लड़ाई में हारे या जीते पता नहीं, शायद जीते थे। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि हम शस्त्र का त्याग करते हैं, हम जो है अब शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम बौद्ध धर्म के मतों के अनुसार, बौद्ध धर्म के उपदेश के हिसाब से, अहिंसा के अनुसार हम राज्य चलाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। और उन्होंने सिर्फ राज्य नहीं चलाया, पूरे राज्य काज का हिस्सा ही बौद्धों को बौद्ध धर्म के बना दिया। बौद्ध धर्म यानी राज में घुस गया, काज में घुस गया। और ऐसा हुआ कि आप देखते हैं कि उसके बाद भारत की स्थिति क्या हुई। चलो, इस पे विवाद हो सकता है कि अशोक ने भारत को नपुंसक नहीं बनाया, लेकिन अशोक ने एक देश की मान्य परंपरा को, भारत की मान्य परंपरा, धार्मिक परंपरा जो सनातन की थी, उसको खत्म करके बौद्ध परंपरा की शुरुआत की। अशोक ने अगर सही काम किया, उनको लगा कि मैं राजा हूँ, मुझको ये करना चाहिए, तो फिर उनके वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने जब शुंग वंश की स्थापना की और ब्राह्मण धर्म को फिर से फैलाया, सनातन धर्म को फिर से फैलाया, तो फिर उन्होंने क्या गलत किया? अशोक सही थे तो पुष्यमित्र शुंग भी सही थे। हम पुष्यमित्र शुंग को गाली देते रहते हैं। और दूसरी बात, अशोक ने भी तो एक पुरानी परंपरा को खत्म किया था या नहीं किया था? अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जब लगा कि वो हमसे राजकाज नहीं संभलेगा, तो उन्होंने संन्यास ले लिया, वो जैन साधु बन गए। लेकिन उन्होंने राजकाज को जैन
धर्म के हिसाब से नहीं चलाया, कभी भी राजकाज में धर्म को नहीं घुसने दिया, और वो चले गए, सन्यासी बन गए, चले गए साधु बन करके श्रवण बेलगोला में जाकर तपस्या की। अशोक को अगर बौद्ध धर्म का चस्का ही लग गया, बौद्ध धर्म को उनको बहुत ही आकर्षित किया, तो भी चले जाते धर्म के हिसाब अपना, चले जाते किसी बौद्ध मठ में, साधु बन जाते, अपने वंशजों को सत्ता सौंप देते। वो तो नहीं किया उन्होंने। तो पुष्पमित्र शुंग ने वो काम किया जो अशोक ने किया था। तो हम क्यों, दूसरी बात, पुष्पमित्र शुंग को इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि पुष्पमित्र शुंग के बाद जो पुष्पमित्र शुंग के वंश लगभग 112 वर्ष तक उनका वंश चला। 112 वर्ष के बाद 75 ईस्वी पूर्व में करीब ये जो है आपके वासुदेव कन्व, जो पुष्पमित्र शुंग के वंश के अंतिम शासक देवभूति के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने राजा की हत्या करके, वासुदेव कन्व ने अपने राजा देवभूति की हत्या करके वहाँ कन्व वंश की स्थापना की। और आगे चलिए, कन्व वंश के अंतिम शासक की हत्या भी एक ब्राह्मण ने की, उनका नाम से मुख था, वो भी वहाँ कन्व वंश में थे कि कोई किसी पद पे थे, ओहदेदार थे। तो ये तो परंपरा थी। तो फिर ब्राह्मण राजा की हत्या करके दूसरे ब्राह्मण वंश का स्थापना की, वहाँ कौन सा धर्म आ गया? वहाँ तो कोई धर्म नहीं था। तो बार बार हर चीज में जो आप ब्राह्मणों को आप लपेट देते हो, ये गलत है। इससे क्या होगा कि समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो हम कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नए सिरे से चीजों को देखें, और अगर नहीं देखेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि फिर जो हम एक समानता और बंधुत्व की जो बात करते हैं वो कभी आ नहीं पाएगा। और खास करके जो आजकल जो नए लोग जो पढ़ लिख करके आ रहे हैं, जो दलित समाज के हैं, जो और समाज के हैं, जो ब्राह्मणों से जो नफरत करते हैं, बुनियादी तौर पे वो अपना पूरा योगदान समाज को एक करने में नहीं दे रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से ला करके आ रहे हैं, चीज़ों को उठाकर ला रहे हैं ताकि समाज में फिर से भेदभाव पैदा हो। दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आप हर चीज़ में ब्राह्मणों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप इतिहास में अगर जाएंगे तो इतिहास की निष्पक्ष विवेचना करनी पड़ेगी, इतिहास को निष्पक्ष रूप से पढ़ना पड़ेगा, और उसकी आलोचना ही करना है तो उसकी समालोचना करिए, आलोचना ही नहीं करिए। और आज के एपिसोड को मैं खत्म करता हूँ, और इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे एपिसोड में फिर एक आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।